जय हिंद। पिछले 2 वीडियो में हमने जीत जीत में लिखा तुम पाठ के लेखक परिचय और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो इसका उत्तर होगा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध है, क्योंकि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में एवं उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। रामपुर में बिरजू महाराज काफी दिन रहे भी थे। सेकंड क्वेश्चन है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए। तो इसका उत्तर होगा कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े, वहां कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो इसका उत्तर होगा कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके घर में इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने पिता का 10वां एवं 13वीं भी करा सके। देखिए, जब रश्मि वाजपेयी पूछती हैं कि आपके जीवन का सबसे दुखद समय कब कब आया था, तो वो बिरजू महाराज बताते हैं कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई वो मेरे जीवन का सबसे दुखद समय था, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं अपने पिता का 10वां एवं 13वीं करवा सकूं। तो अपने पिता के 10वीं एवं 13वीं करवाने के लिए उन्होंने मात्र एक दिन में, बिरजू महाराज ने एक दिन में ही 2 प्रोग्राम किया और उनका अपने पिता का 10वीं एवं 13वीं का बंदोबस्त किया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। देखिए, तो इसका उत्तर होगा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे, क्योंकि जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी और अच्छाई के बारे में पूछा करते थे और अम्मा महाराज के नृत्य की तुलना बाबूजी से करके उनके कमियों और अच्छाइयों के बारे में बताती थी, जिसने महाराज के नृत्य में निखार लाने का काम किया। देखिए, अपना सबसे बड़ा जज वो अपनी माँ को क्यों मानते थे। अपनी माँ को इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी माँ एक लंबे अरसे से उनके पिता को नाचते हुए देख रही थी, तो उसे पता था कि कहाँ पे वो बिरजू महाराज डांस कर रहे हैं, तो किस समय वो कहाँ पे कमी है उनके नृत्य में और कहाँ वो बेटर कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपनी अम्मा को अपना सबसे बड़ा जज मानते थे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। तो इसका उत्तर होगा कि अपने शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की राय है कि वे नृत्य कला में निपुणता प्राप्त करने पर ध्यान नहीं देते हैं। उनमें लग्न, संकल्प और साधना का नितांत अभाव है। वे यश और धन अर्जन पर जितना ध्यान देते हैं उतना कला पर नहीं देते हैं। उनके लिए कला मात्र एक धनार्जन का साधन है। इसके अलावा वो अपने कई देशी और विदेशी शागिर्दों का वर्णन करते हैं जो काफी यश प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, जब रश्मि वाजपेयी पूछती हैं कि आप अपने शागिर्द के बारे में बताइए, तो बताते हैं कि देखिए, आज का जो आधुनिक समय है उसमें ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो कला को कला के रूप में देखता है, वो मात्र इसे धनार्जन के रूप में देखता है। और लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी मेरे शिष्य हैं जो काफी अपना नाम कमा रहे हैं और काफी इस फील्ड में बेटर कर रहे हैं, ऐसा बिरजू महाराज बताते हैं। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला और सरोद जैसे वाद्य बजाते थे। सातवां क्वेश्चन देखिए, हमारा सातवां क्वेश्चन है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो इसका उत्तर होगा कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या रियाज से भरी हुई थी। रियाज अर्थात रिहर्सल से, प्रैक्टिस से भरी हुई थी। सुबह 4 बजे उठने के बाद 5 बजे से 6, 7, 8 तक रियाज, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे की क्लास खत्म होने पर दोबारा रियाज में लग जाते थे और थकने पर वाद्य यंत्र बजाया करते थे। देखिए, जो संगीत भारती अकादमी है उसमें जब बिरजू महाराज रहा करते थे तो देखिए वो 4 बजे उठते थे और फ्रेश होने के बाद 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रियाज करते थे, फिर घर जाया करते थे और 1 घंटे बाद तुरंत आ जाया करते थे और उनका 1-2 घंटे का क्लास होता था, वो क्लास करते थे और उसके बाद फिर दोबारा रियाज में लग जाते थे। और जब भी वह कभी रियाज से थक जाते थे तो अपना मूड चेंज करने के लिए वाद्य यंत्र बजाया करते थे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज बताते हैं कि उनका विवाह 18 वर्ष की आयु में हो गया था, जो उचित नहीं था, क्योंकि वो उम्र खुद को निखारने की थी, ना कि घर गृहस्थी में संभालने की। जब रश्मि वाजपेयी पूछती हैं कि अपने विवाह के बारे में कुछ बताइए, तो बिरजू महाराज बताते हैं कि देखिए, मेरा जो विवाह हुआ था वो मेरी अम्मा के कारण 18 वर्ष में हो गया था, लेकिन मैं उसे उचित नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? क्योंकि 18 वर्ष की जो उम्र है वह खुद को निखारने की है, अर्थात वह उम्र जो थी मेरी, वो रियाज करने की थी, अपने आप को और बेटर करने की थी, ना कि घर गृहस्थी संभालने की। एक बार आदमी का विवाह हो जाता है तो वह घर गृहस्थी में फंस जाता है, अर्थात उसे घर का जो एक और मेंबर जो होता है उसके घर में जुड़ जाता है, इसके लिए उसका भी खर्चा बढ़ जाता है। इस प्रकार एक बोझ हो जाता है, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर और अपना पैशन संभालने में। तो बताते हैं बिरजू महाराज कि ये मेरे लिए उचित नहीं था। कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का
बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा कि कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वहां से उनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से वे निरंतर आगे बढ़ते गए और कई सफल घरेलू एवं विदेशी प्रोग्राम किए। देखिए, जब कलकत्ता में उन्होंने प्रोग्राम किया तो उनका प्रोग्राम काफी चर्चा में आया और काफी अखबार में उनका प्रोग्राम छापा गया कि भी एक आदमी है बिरजू महाराज, वो काफी बेटर कर रहा है कथक नृत्य। तो इस प्रकार उन्होंने काफी उपलब्धि प्राप्त की कलकत्ता के जो प्रदर्शन था उसके बाद उन्होंने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की और कई जगह पे सफल प्रोग्राम किए, घरेलू एवं विदेशी भी। उनका पहला विदेशी यात्रा था, विदेशी प्रोग्राम उन्होंने फर्स्ट बार रूस में अपना पहला विदेशी प्रोग्राम दिया था, रूस में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि बिरजू महाराज ने सर्वप्रथम अपना कहाँ विदेशी प्रोग्राम किया था, तो रूस में अपना प्रथम विदेशी प्रोग्राम किया था। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? देखिए, जब वो कलकत्ता में नृत्य कर रहे थे तब उनके पिता के साथ, अपने पिता और चाचा शंभू महाराज के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। देखिए, वो कलकत्ता में अपने पिता और चाचा शंभू महाराज के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्हें पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। देखिए, जो ये वाला कलकत्ता है, जो अब वो 8.5-9 साल की बात है, उस समय उनको ये मिला था प्रथम पुरस्कार कलकत्ता में। और ये जो बात है, ये युवा अवस्था की बात है कि कलकत्ता में उन्हें काफी जो उनका जो नृत्य जो प्रोग्राम था, वह काफी चर्चित में हुआ था। तो वह युवा अवस्था की बात है ये कलकत्ता वाला, और ये बचपन का बात है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त परिचय दे। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे। वे कथक नृत्य में पारंगत थे। वे बहुत ही खुशमिजाज किस्म के आदमी थे। वे अपना दुख किसी से नहीं बताते थे। वे अपने मित्रों से बहुत प्रेम करते थे। वे बहुत विनोद प्रिय थे। 500 रुपये नजराना स्वरूप प्राप्त कर उन्होंने अपने पुत्र बिरजू महाराज को गांडा बांधा था। वे जातिगत भेदभाव से ऊपर थे। उन्होंने लखनऊ में अपने पुत्र और जगत कहार को एक साथ गांडा बांधकर इसका प्रमाण प्रस्तुत किया था। वे हनुमान जी के भक्त थे। उन्हें किसी प्रकार का बंधन पसंद नहीं था। 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये जो बिरजू महाराज के गुरु अर्थात जो उनके पिता थे, उनके बारे में हमें बताना था ये क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम अवेन्यू, जो कि हमारा गोदली का 9वां अध्याय है, इसके लेखक परिचय और सारांश का चर्चा करेंगे। जिसे देखने के लिए आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोदली के अवेन्यू पार्ट के लेखक परिचय और सारांश के साथ। धन्यवाद।